हाय एवरीवन। गरिमा, रेशल, दृष्टि, आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? ओके, गरिमा का थम्स अप आ गया है। रेशल एंड दृष्टि, ओके। वेट करते हैं 1 मिनट जब तक बाकी और लोग भी, 1-2 बच्चे और जो है वो भी ज्वाइन कर लें। तो रेशल, लास्ट क्लास में आप नहीं आए थे, मैं एक बार आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। लास्ट क्लास में आप नहीं आए थे तो आपने वीडियो देख लिया था? सर मैं आई थी। लास्ट क्लास में आए थे आप? अच्छा, लास्ट टू लास्ट में नहीं आए थे क्या? हाँ जी। ओके, तो लास्ट क्लास में हाँ कौन नहीं आया था? गरिमा, आप नहीं आए थे? गरिमा, आप आए थे लास्ट क्लास में? मैं हेलो, सर आई थी। आप भी आए थे? अच्छा, मुझे लगा कि कोई तो नहीं आया था यार। चलो कोई बात नहीं, मैं अटेंडेंस देखता हूँ कौन कौन आया था। मुझे लग रहा था रेशल नहीं आई है। आई थिंक समबडी एल्स विल बी देयर। तो अभी हितेशिता और दृष्टि तेरी दोस्त आ रह गई। वर्दा, वर्दा एंड हितेशिता। सर, एक सेकंड पूछती हूँ। पूछ पूछ। तब तक गरिमा, रेशल, आप लोगों का कोई डाउट है? मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। आप लोगों का कोई डाउट है, कुछ डिस्कस करना चाहते हो? रेशल, थोड़ी आवाज़ कम आ रही है आपकी, थोड़ा जोर से बोलो। सर 27 क्वेश्चन में डाउट था। 27th क्वेश्चन, ओके। चलो अभी वहां तक पहुंचेंगे। मैं एक बार सीरियल ऑर्डर में चलूंगा, तो उससे पहले कोई डाउट नहीं है? नहीं, ओके, 28 सॉरी 27 नहीं। 28 मेरे को करके दिखाना है। उसमें आना चाहिए डाउट, उसमें अगर नहीं आएगा तो फिर तो प्रॉब्लम है। तो वो तो मैं करके दिखाऊंगा एक बार आपको। और उससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। गरिमा, आपकी कोई, बेटा आपको कोई प्रॉब्लम? नहीं है। कोई डाउट नहीं है? नहीं। ओके। याशिका भी हमारे साथ ज्वाइन कर रही है अभी। हितेशिता आ चुकी है। कहाँ रह गई थी हितेशिता? तो आई रही थी, बस थोड़ा लेट हो गई। ट्रैफिक मिल गया रास्ते में? क्या हुआ आज? यस आज सर, सिर्फ 2 मिनट से लेट हो गई सर। आज रिक्शा नहीं मिला या बस निकल गई, क्या हो गया? हाँ सर, पैदल आना पड़ गया। वर्दा भी पैदल आ रही है, वो देख तेरे से, तेरे पीछे पीछे आ रही है। यस सर, मैं भाग के आ गई, वो चल के आ रही होगी। आजकल ज्वाइनिंग में भी बहुत टाइम लगता है, मैं ज्वाइन करने के लिए ओके भी कर देता हूँ। चलो वर्दा भी आ गई है। तो अच्छा, चलो एक बार याशिका से बात करते हैं। याशिका, यस सर। बेटा आपने वीडियोस देख लिए अभी तक के? यस सर। ओके, तो बाकी सब लोगों को मैं एक बार म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार याशिका से बात करनी है मुझे थोड़ा सा। तो याशिका, आप बताओ मुझे कि मैं एक बार वापस आपको अनम्यूट करता हूँ, 1 सेकंड रुको। कि अभी तक जो आपने किया है उसमें से कोई डाउट, कॉन्सेप्चुअली कोई डाउट, किसी चीज को लेके कोई प्रॉब्लम, डाउट कि सर ये ऐसा क्यों किया है, इसको हमने इस हेडिंग में या इस सब हेडिंग में क्यों लिया है? पहले मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करी थी क्लासेस, आपने लेट ज्वाइन किया है ये वाला ग्रुप, ठीक है। तो आपके दिमाग में कोई डाउट है, एंड लेट्स सी कौन आंसर देगा। तो बाकी लोगों से मैं पूछूंगा आंसर, तो रेशल, हितेशिता, दृष्टि, गरिमा एंड वर्दा, जो ही आशिका क्वेश्चन पूछेगी आंसर आपने देना है, ठीक है। हाँ। सर पीएनएल अकाउंट में जो हम्म, हमारे जो अदर इनकम जो आता है हम्म। उसमें हम डायरेक्ट इनकम नहीं लेते। हाँ, कौन बताएगा भाई? चलो, गरिमा, दृष्टि, हितेशिता, वर्धा एंड रेशल, कौन बताएगा? रेस योर हैंड। उन्होंने पूछा है कि जो अदर इनकम हम दिखाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, उसके अंदर डायरेक्ट इनकम आती है, इनडायरेक्ट इनकम आती है, क्या आती है? कौन बताएगा भाई? कोई तो रेज योर हैंड, नहीं तो मैं पूछूंगा किसी से भी रैंडमली, ऐसे नहीं करो। गरिमा, दृष्टि, हितेशिता, रेशल, वर्धा, कौन लिख रहा है मुझे? अच्छा, रिपीट करो क्वेश्चन। चलो दृष्टि, रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा था इन्होंने कि जो अदर इनकम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, अदर इनकम आती है, ठीक है। तो मैं आपके साथ स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ, फिर डिस्कस करते हैं। चलो 1 सेकंड रुकते हैं जरा।
हाँ जी, मैंने आपके साथ स्क्रीन भी शेयर की है अभी। तो देखो, अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लेके जा रहा हूँ मैं। दिस इज योर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इनका सवाल है कि जो इसमें ये अदर इनकम आ रही है, ठीक है, इस अदर इनकम में क्या आता है? इन्होंने पूछा क्या इसके अंदर इनडायरेक्ट इनकम आती है या इसमें डायरेक्ट इनकम भी आ सकती है। तो कौन जवाब देगा इसका? जल्दी, तो मेरे को पूछना पड़ेगा यार। कोई तो ट्राई करो भाई। मैंने पहले भी बताया है, हितेशिता दृष्टि वर्धा, तुम तो पढ़ चुके हो मेरे से यार, ट्राई करा करो। आवाज आ रही है मेरी सबको? पहले तो हाँ, थम्स अप, आवाज आ रही है? हाँ शुक्र है, चलो थम्स अप तो दिखने शुरू हुए। मुझे लगा तुम मेरा वीडियो देख के बैठे हो, सर आवाज नहीं आ रही, ऐसे ही बैठ जाएंगे हम लोग। हाँ जी, तो बताओ भाई, गरिमा से पूछते हैं। गरिमा, आंसर बताओ। गरिमा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ भाई, आंसर बताओ जल्दी जल्दी। हाँ, लेट्स ट्राई, ट्राई करो, कोई सर बात 2 मिनट सोच रही हूँ सर, सोच रही हूँ 2 मिनट। नहीं। अच्छा चलो, बीच जब में तक। स्क्रीन हैंग हो गई थी। अच्छा, क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ सर। अच्छा चलो, इन द मीनवाइल दृष्टि से पूछते हैं। दृष्टि बताओ। देखो भाई, थोड़ा टू एंड फ्रो करके बात करके ही करेंगे क्लास, तो मजा आएगा। अगर मैं ही बताता रहूंगा सारी बातें तो मजा नहीं आएगा भाई। दृष्टि, दृष्टि की आवाज नहीं आ रही है। दृष्टि कह रहे हैं सर अनम्यूट करो। मैं तो अनम्यूट कर रहा हूँ यहाँ से, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ और इसके अंदर इनडायरेक्ट इनकम आती है। ओके, तो एक सेकेंड, याशिका आप सुन रहे हो साथ में ना? यस सर। हाँ, तो क्या बोल रही है दृष्टि, इसमें इनडायरेक्ट इनकम आती है, तो डायरेक्ट इनकम इसमें नहीं आती है, ये 100% श्योर है? यस सर। तो डायरेक्ट इनकम कहाँ आती है? सर वो ऊपर आती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। और डायरेक्ट इनकम में क्या आ सकता है, एग्जांपल दो। जैसे कि हम अपने गुड सोल्ड कर रहे तो उससे जो हमको सेल्स, आएगी मनी जो हाँ तो हमारा सिंपल आएगा बोल वो। सकते हो सेल्स, हाँ। सेल्स, ठीक है ना, तो सेल्स आता है। ठीक है, अब याशिका आपके लिए मैं दिखा रहा हूँ दोबारा से, देखो मैंने यहाँ 1 और 2 लिखा हुआ है ना, यस सर। 1 और 2 लिखा हुआ है, देखो तो 1 और 2 कॉरेस्पॉन्डिंगली कहाँ है, पुराने वाले स्टाइल के हिसाब से देखो। 1 इज दिस डायरेक्ट इनकम, जितनी भी डायरेक्ट इनकम होती है वो सारी की सारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाती है। डायरेक्ट इनकम का मतलब क्या, विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू योर ऑपरेशंस, उसी को हम कह रहे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, और जो इनडायरेक्ट इनकम है वो ये रही। क्लियर है? तो वो इनडायरेक्ट इनकम है, वो मेरी ऑपरेशन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इसीलिए उसको अदर इनकम में दिखाते हैं। ठीक है, ओके हाँ, और कोई डाउट ओके पूछो। सर। सर पीएनएल के फॉर्मेट में जो था कि सीपी अंचल, हाँ उसके हाँ, बाद बुक में वर्क इन प्रोग्रेस भी दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है दिखाओ यार, मैं भी खोलता हूँ जरा साथ में, पेज नंबर बोलो। 1.41। 1.41 कहाँ है भाई? वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, यार ये तो ऊपर ही आएगा आपका वर्क इन प्रोग्रेस वाला। मैं एक बार चेक कर लूंगा इसको, इन्होंने दोबारा से अभी ये कुछ चेंज किया है क्या इस बार, क्योंकि अभी तक ये नहीं आता था। ठीक है, यस सर। हाँ तो इस वाले को मार्क करके रखता हूँ मैं एक बार क्लास के बाद इसको चेक करता हूँ इसने क्या किया है, और उसके हिसाब से देखेंगे अगर कुछ चेंज होगा तो। पहले अभी के हिसाब से समझेंगे जो अभी हम जो करते आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक तो यही होता था लास्ट ईयर तक, अगर करंट ईयर में कोई चेंज आया हो इसकी वजह से तो लेट मी चेक। ठीक है, ओके हाँ सर। और बताओ। सर और और एक और था कि नेगेटिव बैलेंस और या पॉजिटिव बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट। हाँ हाँ, वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल उसमें क्या होता है? तो नेगेटिव बैलेंस और पॉजिटिव बैलेंस का मतलब क्या है? अगर स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का पॉजिटिव बैलेंस है, इसका मतलब आपका प्रॉफिट है, ये बात तो समझ में आई। यस सर। और नेगेटिव है इसका मतलब लॉस है। यस सर। ठीक है, अब अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट अल्टीमेटली कहाँ जाता है, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। अब कंपनी का केस है तो किस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, शेयर होल्डर्स में। लेकिन अगर अभी तक प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, ईयर एंड हो गया, बुक्स क्लोज कर रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, ये एग्री किया गया है कि अभी हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो ऐसे केस में अब वो प्रॉफिट जाएगा कहाँ, कहाँ लेके जाओ, तो उसी प्रॉफिट को कहते हैं सरप्लस। जो प्रॉफिट अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता वो कहलाता है सरप्लस, तो वो सरप्लस के नाम से कहा जाता है बैलेंस शीट में
देखो जो ये रिजर्व एंड सरप्लस है, आपको बैलेंस शीट दिख रही है? यस सर। तो बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है इसके अंदर जाता है वो, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट होगा तो रिजर्व एंड सरप्लस में पॉजिटिव आइटम आएगी, ठीक है। ओके और सर। अगर नेगेटिव, अगर लॉस होगा तो हम नेगेटिव आइटम लिखेंगे, आएगा लेकिन इसी के बट अंदर। सर हाँ बट सर अकाउंटेंसी में तो आपने बोला था कि नेगेटिव फिगर्स नहीं लिखते। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन है। कंपनीज फॉर्मेट के हिसाब से हम कभी भी अगर मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ, आपने पार्टनरशिप में अभी तक पूरा किया नहीं है। आप पार्टनरशिप भी जब करोगे ना, हम बनाते हैं फंडामेंटल में आपने सीखा है प्रॉफिट एंड लॉस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है, और उसमें हम डिवाइड यस कर देते हैं प्रॉफिट को। मान लेते हैं अगर हमने प्रॉफिट डिवाइड नहीं किया अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया ही नहीं है, तो ऐसे केस में प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस होगा मुझे बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा, यस सर। ठीक है। अब वो बैलेंस शीट में किधर आएगा? नॉर्मली तो ये होता है कि अगर मेरा प्रॉफिट होता है तो लाइबिलिटी साइड में आता है, और अगर लॉस होता है तो एसेट साइड में आता है। नॉर्मली ऐसा होता है, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, देखो स्क्रीन पे ध्यान दो। ये पॉइंट बेटा सब लोग समझ लो, क्योंकि आगे जाके दिक्कत करता है ये कि सर ऐसे हम कैसे लिख रहे हैं। तो देखो नॉर्मली जब हम प्रॉफिट पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में तो बैलेंस शीट इसी तरीके की बनती है, ठीक है। इधर आती है लाइबिलिटीज और इधर आता है एसेट्स, ठीक है। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब है हम वो प्रॉफिट है, ठीक है। इसका मतलब है प्रॉफिट, प्रॉफिट को रिफ्लेक्ट करता है वो, तो वो कहाँ आता है? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होता है तो यानी वो रिप्रेजेंट करता है किसको? लॉस को, तो वो कहाँ आता है? एसेट साइड। तो पार्टनरशिप में तो ऐसे हम लिखते हैं, पार्टनरशिप में हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लिखते, ठीक है। तो पार्टनरशिप में हम कैसे लिखते हैं? अगर प्रॉफिट है तो लायबिलिटी साइड में, अगर लॉस है तो एसेट साइड में। लेकिन जब हम कंपनी के केस में आते हैं तो कंपनी के केस में हमें बोला जाता है कि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको कहाँ दिखाना है? रिजर्व एंड सरप्लस में। तो अब कैसे दिखाऊं? तो ऐसे केस में अगर लॉस होता है तो उसको नेगेटिव वैल्यू करके दिखाते हैं। हाँ जी, बात क्लियर हुई बेटा? याशिका आपको समझ आया? यस सर। देख, मैं अगर इस वैल्यू को अगर लायबिलिटी साइड में लिखना चाहूँ तो क्या करूंगा? माइनस करके दिखाऊंगा ना कहीं से। तो इसीलिए जब आप लॉस को दिखाते हो कंपनीज एक्ट के हिसाब से, एज पर कंपनीज एक्ट बैलेंस शीट, तो हमें इसको रिजर्व एंड सरप्लस में ही इंक्लूड करना पड़ता है। हाँ, हम नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं इसको, ठीक है। हाँ, वो जितने भी रिजर्व और सरप्लस में और वैल्यू होती है उनके साथ एडजस्ट होके नेट हो जाती है फिर, ठीक है। ओके सर। हाँ, और कोई डाउट? सर नोट्स टू अकाउंट्स क्या होता है? नोट्स टू अकाउंट्स बेटा मैंने समझाया था लास्ट क्लास में कि जैसे 1 2 3 लिख रहा हूँ, देखो अब इसका डिटेल अगर आप देखोगे, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल जैसे, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, उसके बाद मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर होल्डर, तो इनकी डिटेल अगर मुझे देखनी है, जैसे रिजर्व एंड सरप्लस का एग्जांपल लिया था मैंने, 5 लाख रुपीस लिखा हुआ है। अब 5 लाख रुपीस में कौन कौन से रिजर्व्स हैं, वो यहाँ से तो दिख नहीं रहा बैलेंस शीट के फेस से। तो इसके लिए हमें डिटेल के लिए जाना पड़ता है नोट्स टू अकाउंट्स में। तो वो जो डिटेल जहाँ दिखाई होती है उसे क्या कहते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स। कोई नोट नंबर लिखा है ना ऊपर? यस सर। तो जब नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं तो मैंने यहाँ बना के भी दिखाया होगा कहीं पे, तो कहाँ दिखाया था? इधर नहीं है, मैंने आई थिंक कहीं बना के तो दिखाया था, शायद हटा दिया क्या? ये रहा, देखो। तो जैसे अगर आप देखोगे तो नोट्स टू अकाउंट्स में मैंने सेकंड नंबर का नोट दिया हुआ था, तो देखो सेकंड नंबर का नोट क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस, और इसका डिटेल ब्रेकअप दे रखा है 5 लाख रुपीस का, जो 5 लाख रुपीस आपके बैलेंस शीट में गए थे। तो नोट्स टू अकाउंट्स इज अ ब्रेकअप के जो डिटेल है वो कहाँ दी हुई है हर आइटम की? नोट्स टू अकाउंट्स में। हमने ये इसलिए किया हुआ ताकि फ्रंट जो फेस है वो सबका सेम रहे। आप किसी की भी बैलेंस शीट कंपेयर करना चाहो, किसी भी कंपनी की उठाओगे तो सबकी एक जैसी दिखेगी, वरना हर कोई अलग अलग दिख रही होती, ठीक है। यस सर। ठीक है, और कोई डाउट सर बेटा? हाँ, और ये कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट, कंटिंजेंट हाँ लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी, ये हमारी करंट लायबिलिटी में आता है? ना 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 ना, ये तो बैलेंस शीट में आता ही नहीं है। ये जो बैलेंस शीट हमने दिखाई हुई थी यहाँ पे, ये जो लिखे है ना एसेट लायबिलिटी, ये इनमें कहीं नहीं आता, कहाँ किसी का भी पार्ट नहीं है ये। कंटिंजेंट का मतलब ही क्या है कि इट मे और मे नॉट अराइज, तो एट प्रेजेंट तो वो लायबिलिटी ही नहीं है ना।
ठीक है, तो ये तो अलग से नोट्स में सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस से आता है। कहाँ गायब हो जाता है यार, हाँ ये रहा। तो ये तो नोट्स में सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस है। ये जैसे मैंने 3 नंबर नोट लिख दिया था फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये एग्जांपल की तरह लिखा था, ये 3 नंबर वहां से रेफर मत करो, ठीक है। ये तो ये था कि जब सारे नोट्स खत्म हो जाएंगे तो आखिरी में आप एक कंटीजेंट लायबिलिटी के नाम से नोट और बना दोगे और उसमें बता दोगे कौन कौन सी लायबिलिटी ऐसी है जो अराइज हो सकती है, अभी तो हो ही नहीं है ना। यस सर। क्लियर है, ठीक है, और बताओ भाई। यस सर, और नहीं सर, थैंक यू। ठीक है, तो चलो बाकी लोगों के लिए मैं डाउट्स के लिए बेटा ओपन कर रहा हूँ, तो चलो आप लोग बताओ पहले। क्वेश्चंस के लिए मैं अभी आपके पास आऊंगा एक एक करके। कॉन्सेप्चुअली कोई डाउट है तो मुझे बताओ पहले। कॉन्सेप्चुअली डाउट डिस्कस करते हैं पहले। कोई डाउट है तो, हाँ हितेशिता का डाउट है, वेरी गुड, पूछो बेटा। सर किसी पर्टिकुलर हेड के अंदर आता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड हाफ पेड या पार्शियली पेड, तो मैं वो किस दिखाता में हूँ, आता है? देखो मैं दिखाता हूँ, होल्ड रखो अभी जरा, आप मेरे साथ बने रहो। देखो मैंने आपको बताया था, देखो शेयर कैपिटल के, मैंने आपको ये बताया था शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉल इन एरियर और शेयर फॉरफिटेड आता है। लेकिन मैंने कहा था कि जब हम इसको दिखाते हैं तो दिखाने में किस नाम से आता है, ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड और सब्सक्राइब। अब सब्सक्राइब्ड वर्ड आ रहा है ना, देखो यहाँ पे, यस सर। ठीक है। और सब्सक्राइब के ही फर्दर 2 पार्ट हो जाते हैं, सब्सक्राइब में ही फर्दर 2 पार्ट होते हैं। अभी मतलब नहीं समझ पाओगे आप क्योंकि आपने बुक 2 नहीं करी है, मैं लेकिन आपको लिख के दिखा रहा हूँ। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और इसी तरीके से सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। क्लियर हुआ? तो ये दोनों इसी के अंदर आते हैं। तो ये सारा शेयर कैपिटल का ही पार्ट है। तो शेयर कैपिटल में क्या आता है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल 2 तरह के हो सकते हैं। देखो दोनों शुरू कहाँ से हो रहे हैं, सब्सक्राइब के नाम से शुरू हो रहे हैं ना, तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। इसके अलावा हमने और क्या समझा, क्या आता है शेयर कैपिटल में, कॉल इन एरियर और शेयर फॉरफिटेड। क्लियर है? ठीक है सर। सर अगर क्वेश्चन में आता है कि मतलब किसका सब हेड है और हेड है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सब्सक्राइब में आना है फुली पेड में और कौन नॉट फुली नहीं नहीं पेड नहीं, में? तो कोई सा भी सब्सक्राइब्ड हो, हमारे लिए तो हेडिंग क्या है, हेडिंग है शेयर होल्डर फंड और सब हेडिंग है शेयर कैपिटल। अच्छा ठीक है सर। हाँ, अभी अभी आपको जो हेडिंग सब हेडिंग लिखनी है वो कौन सी है, हेडिंग तो शेयर होल्डर फंड है और सब हेडिंग क्या है, शेयर कैपिटल। उसके नीचे नहीं जाना है इसके लिए। ठीक है सर। ठीक है, क्लियर है? और बताओ। बस इतना ही है सर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट बेटा, ना एक और प्लीज रेज योर हैंड। एक और हाँ है। बोलो बोलो। तो जो शेयर्स इन कोटेड कंपनीज थे वो कहाँ आएंगे? ओके, तो इसका मतलब समझना जरूरी है पहले। शेयर्स इन कोटेड कंपनीज का मतलब है अब हमने जिसके शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, ये वाले शेयर्स कौन से हैं, जो हमने इशू किए थे। ठीक है, दोनों में फर्क हो गया ना। ये तो शेयर्स थे जो कंपनी, जिस कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हो वो इशू कर रही थी, जो अपने शेयर होल्डर्स को शेयर्स दे रही थी। अब क्या है, जो कंपनी के पास पैसे हैं उसने किसी और के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। क्लियर हो गया? तो पहली बात तो ये कौन से हैं, शेयर्स इन कोटेड कंपनी, ये जो हमने किसी और कोटेड कंपनी, कोटेड का मतलब होता है लिस्टेड, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। तो ये किस में आएगा, इन्वेस्टमेंट में। अब सवाल उठता है लॉन्ग टर्म में आएगा या शॉर्ट टर्म में। क्लियर है? तो अब ऐसे केस में नॉर्मली तो क्वेश्चन बताता है हमें, अगर नहीं बताया होता है तो बेटा अजम्पशन लेनी पड़ेगी कि मोर देन 12 मंथ्स ले या अप टू 12 मंथ्स ले। तो ऐसे केस में जो भी अजम्पशन आप ले रहे हो वो आपको नीचे लिखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो प्लीज आपको अजम्पशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है सर। क्लियर है? तो आपका ये आएगा एसेट्स में। ठीक है, ये कौन से वाले शेयर है, जो जिसमें आप किसी और कंपनी के शेयर जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अब एसेट्स में अगर मैं लॉन्ग टर्म मान के चलता हूँ तो नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट के साथ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और इसी तरह से अगर मैं इसको लेस देन 12 मंथ्स लेके चलता हूँ तो करंट एसेट्स और उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है? ठीक है सर। हाँ जी, और किसी को कोई डाउट भाई? फिर मेरा सवाल पूछने का काम शुरू होगा। हाँ जी, रेशल, गरिमा, दृष्टि, वर्दा, सीमा, कोई डाउट नहीं है? अच्छा चलो फिर गरिमा से शुरू। हाँ, गरिमा का डाउट आ गया इतनी देर में, मैंने कहा गरिमा से शुरू करते हैं, डाउट आ गया। हाँ बताओ गरिमा। कॉल लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर्स क्या होता है? दोबारा बोल बेटा। एक मिनट चुप हो।
सर uncalled liability on partly paid shares. ओके, कहाँ लिखा है पहले मुझे ये दिखा, वहीं से सबको रेफर भी कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर बता बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 3 में है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहाँ लिखा है भाई? तेरा 18 अलग होगा आई गेस। हाँ और लायबिलिटी वाला कहाँ है इसमें? बाकी किसी ने देखा भाई ये वाला पार्ट जो इन्होंने बताया? आपने क्वेश्चंस करे हैं तो आपको दिखना चाहिए। यहाँ मुझे लिखा हुआ नहीं दिख रहा भाई, मेरे पास तो आ नहीं रहा है लिखा हुआ। एक सेकंड रुक। तो मुझे बोल के ही बता दे यार क्या लिखा है पूरा, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि बच्चों को दिख जाए। इसमें तो दिख नहीं रहा मुझे। सर क्वेश्चन है अंडर विच हेड द फॉलोइंग आइटम्स आर शोन। हाँ हाँ, अरे चल भाई, और पार्ट है uncalled liability on रुक जा partly paid shares. मैं यहाँ लिख देता हूँ। अनकॉल्ड लायबिलिटी फॉर पार्टली पेड शेयर्स। सर ऑन ही लिखा है मैंने। हाँ जी, क्लियर है। अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर। हाँ जी, इसका मतलब समझते हैं यार। पहले मतलब क्या है? पार्टली पेड शेयर्स की बात हो रही है। पार्टली पेड शेयर्स, पार्टली पेड शेयर का मतलब है अभी जो शेयर्स आपने इशू किए थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगेन ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको मैं बहुत डिटेल में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि रीजन बीइंग अभी वही सेम कि आपने बुक 2 नहीं अभी करी है। बुक 2 में शेयर्स का बहुत डिटेल में सब कुछ हम पढ़ेंगे। बस इतना समझ लो कि लेट्स से शेयर्स जो हमारा एक शेयर है, उस शेयर का प्राइस है 10 रुपये, ठीक है। और 10 रुपये का ब्रेकअप है, हम 10 रुपये एक साथ नहीं मंगा रहे हैं। तो लेट्स से हम मंगा रहे हैं 2 3 3 2 ऐसे करके। टोटल कितना बना? 10 रुपये, ठीक है। हमने ये शुरू के पैसे तो मंगा लिए, मान लेते हैं, क्लियर। ये 2 रुपये अभी तक नहीं मंगाए हैं, तो ये 2 रुपये क्या कहलाएंगे? अनकॉल्ड। आ रही बात समझ में? ये क्या कर लिया हमने? ये कॉल कर लिए हैं ये वाले पैसे, और जो लास्ट वाला रह गया है 2 रुपीज, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ अभी तक हमने शेयर होल्डर से ये पैसे नहीं मंगाए, तो क्या कहलाएगा? अनकॉल्ड। तो ये पूछ रहा है अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर्स। तो जो अब ये पार्टली पेड है, पूरे तो पे हुए नहीं ना। 10 रुपए में से अभी हमने 8 रुपए मंगाए, और अगर 8 पे हुए होंगे तो 8 ही पे हुए, अभी पूरे 10 में से 10 पे हुए नहीं है। क्लियर है? अच्छा, दृष्टि कह रही है सर 100 रुपए ले लो। तो एक एक जीरो बढ़ा ले दृष्टि सब में, ठीक है। हाँ जी, तो लेट्स से 10 रुपए का शेयर था, अगर 2 रुपए अभी तक मंगाए ही नहीं है, तो ये पहली बात तो एक शेयर कहलाएगा पार्टली कॉल्ड अप शेयर। आपने सारे पैसे कॉल नहीं किए हैं, और क्योंकि आपके पास पैसे आए भी पूरे नहीं, इसलिए पार्टली पेड अप भी हो गया। अब सवाल उठा, ये जो 2 रुपए है, ये जो 2 रुपए है, ये लायबिलिटी आएगी बाद में जब ये, लेकिन तब आएगी लायबिलिटी जब आप मंगाओगे। तो क्योंकि अभी आपने मंगाए ही नहीं है, तो आपकी लायबिलिटी आज की डेट पे ये नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है करीमा? अभी तक आपने 2 रुपए मंगाए ही नहीं है, अनकॉल्ड है, अनकॉल्ड। अभी तक आपने कॉल ही नहीं करे हैं। गरिमा आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो, किस हेड में आएंगे सर ये? नहीं, पर मेरी बात समझ आ रही है? पहले हेड तो बता दूंगा, पहले मेरी बात तो समझ। हाँ सर वो समझ में आया। हाँ, तो 2 रुपए अभी तक कॉल ही नहीं करे हैं, क्योंकि अभी तक कॉल ही नहीं करे इसलिए लायबिलिटी नहीं है। तो जो सेम चीज मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि अगर लायबिलिटी होगी तब तो मैं बैलेंस शीट में देखूंगा किस हेड में आएगा। ये तो अभी लायबिलिटी नहीं है, सो दिस इज जस्ट अ कंटिंजेंट लायबिलिटी व्हिच मे और मे नॉट अराइज इन फ्यूचर। तो अभी तो ये सिर्फ कंटिंजेंट लायबिलिटी में आएगा, अभी ये बैलेंस शीट में कहीं नहीं आएगा। क्लियर है? ओके सर, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। थैंक यू। हाँ जी, तो एक काम करते हैं गरिमा, आपसे बात करते हैं, आपसे शुरू करते हैं। लास्ट हमने कहाँ खत्म किया था भाई? कौन से क्वेश्चन पे खत्म किया था लास्ट जो हमारा डिस्कशन चल रहा था, जो हम एक एक करके डिस्कस कर रहे थे? जल्दी जल्दी करेंगे एक बार। हाँ जी गरिमा, लास्ट कोई बात नहीं, तेरे को ये तो पता ही है ना कहाँ तक किया था डिस्कशन, तो हमारा बराबर ही हुआ सर था। अकॉर्डिंग टू माय बुक क्वेश्चन नंबर 16 तक किया था। ओके, तो अगला क्वेश्चन बता क्या है उसमें? पहली आइटम सर बता अगला क्या है? क्वेश्चन है
सर वही है, अंडर विच हेड विल द फॉलोइंग आइटम्स बी शोन, और फर्स्ट ऑप्शन है उसका बैंक बैलेंस। ओके चलो, तो यहाँ से शुरू करते हैं, कोई बात नहीं। तो बैंक बैलेंस कहाँ आएगा बताती जाए आप जल्दी जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा, बाकी लोग आपकी नई वाली बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 18 है। तो गरिमा जल्दी से बस अब आंसर्स बताते जाओ, मैं बोलता जा रहा हूँ। बैंक बैलेंस, हेडिंग सब हेडिंग बताओ, हेडिंग क्या है सब हेडिंग क्या है? करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वेरी गुड। सेकंड, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म। नॉन करंट एसेट्स में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। वेरी गुड। आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट लायबिलिटी इन अदर करंट लायबिलिटीज। वेरी गुड। ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल शेयर होल्डर्स फंड इन शेयर कैपिटल। वेरी गुड। बिल्स पेबल। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल। अनक्लेम डिविडेंड। करंट लायबिलिटीज में अदर करंट लायबिलिटी। वेरी गुड। अब एक पॉइंट मैं यहाँ पे रोक के दोबारा से सब लोगों के लिए डिस्कस करना चाहूंगा। हम लोगों ने पहले एक पूरा डिटेल में डिस्कस किया था कि जो डिविडेंड है वो किस तरीके से दिया जाता है। यहाँ ध्यान से देखो, ये वाला स्टेप हमने किया था बेटा, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? गरिमा दिख रहा है? क्या सर? स्क्रीन पे दिख रहा है प्रपोज डिविडेंड वाला, मैंने आपको खोला हुआ यहाँ पे। हाँ जी सर। हाँ, तो अब ये बात बेटा सारे लोग सुनो ध्यान से। देखो दो चीजों में फर्क होता है। एक होता है प्रपोज्ड डिविडेंड, तो जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर रखा है वो प्रपोज्ड डिविडेंड है, ठीक है। प्रपोज्ड डिविडेंड कहाँ जाता है? प्रपोज्ड डिविडेंड आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है, क्योंकि इट मे और मे नॉट अराइज। क्लियर है? ठीक है। लेकिन एक बार मैंने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ देखो, डिविडेंड डिक्लेयर हो गया। एक बार डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, डिक्लेयर होते ही उसकी एंट्री हो जाती है, जर्नल एंट्री। उससे पहले तक कोई जर्नल एंट्री नहीं हुई होती। तो जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर होता है, हम एक डिविडेंड आउटस्टैंडिंग के नाम से एक जर्नल एंट्री कर देते हैं कि भाई हमें अब इतनी ही डिविडेंड देना है। क्लियर हो गया? तो एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? हाँ जी, इसको हम क्या कहते हैं जो लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है? अनपेड डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड। या इसको एक काम करते हैं, यहाँ आगे लिख देता हूँ ताकि इसके नीचे लिख सकूं फिर आराम से। जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो हम एक लायबिलिटी क्रिएट करते हैं अनपेड डिविडेंड या डिविडेंड आउटस्टैंडिंग के नाम से, किसी भी नाम से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ही अनपेड डिविडेंड या डिविडेंड आउटस्टैंडिंग लिखा आता है, तो अब क्योंकि अब हमने जैसे ही डिक्लेयर किया एक ये लायबिलिटी क्रिएट कर दी है, तो अब ये लायबिलिटीज में आ रही होगी, बैलेंस शीट में आ रही होगी। कहाँ आएगी ये आपकी आती है अदर करंट लायबिलिटी, बिकॉज वी हैव टू पे इट एज सून एज पॉसिबल। क्लियर है? सो इट इज फॉर लेस देन 12 मंथ्स। तो ये बहुत ध्यान से देखना है, ये बात बहुत ध्यान से देखनी है, दोनों में फर्क है। अगर प्रपोज डिविडेंड बोलता हूं तो अलग है, और अगर अनक्लेम डिविडेंड या अनपेड डिविडेंड या आउटस्टैंडिंग डिविडेंड बोलता हूं तो अलग है। मैं आपके लिए एक जगह अलग से भी लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से आपको थोड़ा रेफर करने की कोशिश करी है कि लास्ट क्लास में हमने डिटेल में किया था, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा अलग से लिख देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए कौन कौन सी आइटम हमने बोली है अभी। देखो, मैं बोल रहा हूँ प्रपोज्ड डिविडेंड, और ये इसलिए बता रहा हूँ बेटा, ये बहुत कंफ्यूजन होती है, एक जैसे से लगते हैं लेकिन सब में फर्क है। प्रपोज डिविडेंड आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटी है, ठीक है। और दूसरा क्या है? दूसरा कहलाता है बेटा अनपेड डिविडेंड या अनक्लेम्ड डिविडेंड, एक ही बात है, या डिविडेंड आउटस्टैंडिंग। तो इनमें से कुछ भी अगर लिखा आएगा तो अब हम लायबिलिटी क्रिएट कर चुके हैं, तो ये कहाँ आ रहा होगा? अदर करंट लायबिलिटीज, ठीक है। ये कहाँ आ रहा होगा? अदर करंट लायबिलिटीज। तो बेटा अगर आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप, और अगर क्लियर नहीं है तो रेज योर हैंड। ये ध्यान रखना है, दोनों में फर्क है भाई। चलो वेरी गुड, सबको क्लियर है ये? ओके चलो आगे चलते हैं वापस। गरिमा, तो गरिमा हम लोग थे कहाँ पे? कहाँ गया कौन सा था? गरिमा कहाँ पे थे बेटा? मिल नहीं रहा। हाँ, 6 पॉइंट था अनक्लेम डिविडेंड, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। अब आगे चलते हैं, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। बताओ गरिमा।
गरिमा कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा, मैं आपको अनम्यूट कर दिया यहाँ से। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया बेटा। हाँ जी बताओ। जी सर, ये इसमें डाउट था मुझे, ये मुझे समझ नहीं आया था, ओके शेयर ऑप्शन तो आउटस्टैंडिंग अकाउंट। आपके पास नोट्स है मेरे? आपके पास नोट्स है ना, जो मैंने नोट्स भेजे थे? हाँ जी सर। हाँ तो उन नोट्स में देखो जरा, उन नोट्स में रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था सारे के सारे रिजर्व्स, जितने भी रिजर्व्स होते हैं सबके लास्ट में क्या लिखा होता है? रिजर्व। ठीक है, एक ये एक्सेप्शन है, इसके लास्ट में रिजर्व नहीं लिखा है, इसके लास्ट में रिजर्व नहीं लिखा है, पर ये है क्या? ओके सर। रिजर्व। तो इसको ऐसे याद रखो कि रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आइटम आती है? या तो सारे रिजर्व्स, और रिजर्व्स कैसे पता चलते हैं? सब उनके सबके एंड में रिजर्व लिखा है, कैपिटल रिजर्वेशन रिजर्व, सबके लास्ट में रिजर्व वर्ड लिखा हुआ है। लेकिन एक ये ऐसा है जिसके लास्ट में रिजर्व नहीं लिखा, ये आता कहाँ पे? लेकिन स्टिल रिजर्व एंड सरप्लस में। तो आपको पहले तो आंसर मिल गया, शेयर होल्डर फंड हेडिंग है और सब हेडिंग क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। नहीं होता क्या है ये, तो बहुत मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, आपको जरूरत नहीं है इतना डिटेल में जाने की, लेकिन आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। कई बार एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज जो शेयर्स होते हैं, कंपनी के जो खुद के शेयर हैं, उनके लिए एक ऑप्शन देती है। कंपनी कहती है कि भैया अगर आप हमारे साथ लॉन्ग टर्म तक जुड़े रहोगे, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप 5 साल बाद, मैं फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5 साल बाद आप अगर चाहो तो हमारी कंपनी का शेयर फॉर एग्जाम्पल 400 रुपए में खरीद सकते हो। क्लियर है? एंड लेट्स अज्यूम अभी कितना प्राइस है शेयर का? 300 रुपए। ठीक है, तो आप क्या चाहो, या 300 है या मान लो अभी भी 400 ही है, तो ऐसे केस में अब एम्प्लॉय को एक मोटिवेशन मिलती है कि भैया अगर मैं अभी मेहनत करूंगा और कंपनी के अच्छे प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है, तो अल्टीमेटली होगा क्या, जब 4-5 साल निकल जाएंगे काम करते करते, तो कंपनी का अगर प्राइस बढ़ा हुआ होगा शेयर्स का, तो ऑटोमेटिकली मेरे को तो भाई फिक्स रेट है 400 रुपए, उसी पे मिलेगा। ठीक है, मुझे ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मेरे को कितना फायदा हो जाएगा? हो सकता है 5 साल बाद अगर उसका प्राइस 800 रुपए हो जाए, तो मेरे को तो 400 पे मिलेगा, तो मुझे 400 रुपए पर शेयर के हिसाब से फायदा हो जाएगा। तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, इसके लिए एक रिजर्व बना के चलना पड़ता है, अगर कंपनी ने ऐसा कोई ऑप्शन अपने एम्प्लॉयज को दिया होता है। ठीक है, कि और क्योंकि उसको नुकसान होगा उतना, भाई अगर प्राइस 800 है और कंपनी को 400 रुपए में इश्यू करना पड़ रहा है, तो 400 रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो कंपनी को एक रिजर्व बना के चलना पड़ता है। अभी ये रिजर्व है, प्रोविजन है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा भी या नहीं, या जो हमने कहा कि 5 साल तक रुकना होगा एम्प्लॉय को, वो रुकेगा भी या नहीं। अगर वो रुकेगा नहीं, पहले ही चला गया, तो ऐसे केस में हम उसको कोई शेयर नहीं देंगे, तो वो ऑप्शन खत्म। तो कंपनी ये ऑप्शन इसलिए देती है कि उसको 2 तरीके से फायदा होता है, एक तो एम्प्लॉयज लंबे समय तक उसके साथ रुक जाते हैं, और दूसरा फायदा ये होता है कि एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है कि अब डायरेक्टली बेनिफिट उसी को मिल रहा है। अगर अच्छा करेगी कंपनी, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी का प्राइस बढ़ेगा, तो कंपनी का प्राइस बढ़ते उसको डायरेक्टली फायदा होगा। क्लियर है गरिमा? यस सर। हाँ, बाकी लोग बेटा आप लोगों को क्लियर है? तो हम लोग एक रिजर्व बना के चलते हैं, ठीक है, कि भाई अगर हो सकता है फ्यूचर में कोई अगर अप्लाई करे इस तरीके से, तो हमारे पास एक प्रॉफिट पोर्शन थोड़ा सा अलग रखा है इसके लिए, ताकि हमें एकदम से प्रॉब्लम ना हो। हाँ जी, बाकी दृष्टि, हितेशिता, सीमा, रेशल एंड याशिका, बेटा आप लोगों को क्लियर है? थम्स अप करके बताओ। ओके ग्रेट, तो बेटा आगे चलते हैं, आगे बताओ अगला क्या है? तो अगला दिया हुआ है हमें जनरल रिजर्व, ये तो इजी है, बताओ भाई। शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व एंड सरप्लस। सब्सिडी रिजर्व, ये भी शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व एंड ये सरप्लस। तो मैंने तरीका बता दिया, जिसके भी लास्ट में रिजर्व आ रहा हो भाई वो तो वहीं जाएगा। ठीक है, ओके चलो अगला एक बार डिस्कस करते हैं, किसके साथ करें? रेशल के साथ करते हैं। रेशल बेटा अगला वाला डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको, जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। हाँ जी रेशल, रेशल आर यू विद अस? हाँ जी रेशल बताओ। हाँ जी सर बोलो, मेरा लॉग आउट हो गया था। अच्छा अभी बात कर सकते हैं? कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 19, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो भाई। हाँ जी, कॉल इन एरियर कहाँ आएगा? मैं लॉग आउट हो गई थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चल कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 सर कर रहे हैं। नोट्स टू अकाउंट में शेयर अंडर, हेडिंग क्या है? सर हेडिंग नोट्स हेडिंग टू अकाउंट में शेयर कैपिटल अंडर शेयर होल्डर्स फंड। हाँ तो हेडिंग क्या है? हेडिंग बोलो, हेडिंग बताओ मेरे को, क्या लिखोगे? तो शेयर होल्डर्स फंड हाँ के तो ऐसे ऐसे अंडर ऐसे, आएगा शेयर कैपिटल तो में। हेडिंग क्या है? शेयर होल्डर फंड। सब हेडिंग क्या है? शेयर कैपिटल। नोट्स टू अकाउंट्स यहाँ वर्ड यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है? हाँ ओके, सेकंड पे आओ जल्दी से। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, जल्दी बताओ।
सर करंट लाइबिलिटीज में अदर करंट लाइबिलिटी। वेरी गुड। डिबेंचर्स। सर नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग। वेरी गुड। स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स। करंट एसेट में इन्वेंटरीज। वेरी गुड। ये आपके जो मैंने आपको बताया था इन्वेंट्री के अंदर चार आपके नॉर्मल इन्वेंट्री होती है और 2 अबनॉर्मल, तो ये 2 अबनॉर्मल में से एक है, ठीक है। हाँ जी, लैंड एंड बिल्डिंग जल्दी से। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स। और फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल। वेरी गुड। वर्धा बेटा आगे आपके साथ चलते हैं। बेटा अगला बैंक ओवरड्राफ्ट। करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। हाँ, और जो समझ नहीं आ रहा हो प्लीज पूछेंगे, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि आपने एक्स्ट्रा अमाउंट बैंक से विड्रॉ कर लिया है। सब्सिडी रिजर्व, ये तो हो गया ऊपर। रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। कैपिटल रिडम्पशन, रिजर्व, अगेन रिजर्व एंड सरप्लस, तो शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस। माइनिंग राइट्स। सो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो पूछा क्यों नहीं? अभी आ रहा था ना क्वेश्चन डिस्कशन। क्यों आ रहा था? मैंने तो पहले ही बोला था आपको कोई भी डाउट है तो पूछ लो। हाँ, माइनिंग राइट्स का मतलब क्या है? देखो, जो माइनिंग कंपनीज होती हैं, माइनिंग का आपको मतलब पता होगा, कोल माइंस होती हैं, तो कोल माइन से कोयला भी निकलता है, हीरे भी निकलते हैं, तो वो जो जमीन होती है जहाँ से निकाला जाता है उसके लिए राइट्स लिए जाते हैं, वो ऐसे ही नहीं मिल जाता। तो आप जैसे गवर्नमेंट से वो राइट्स खरीदते हो तो इसके लिए एक बल्क पेमेंट करनी पड़ती है। लेट से मैंने 25 लाख रुपए की पेमेंट करी और मुझे 1 महीने का राइट मिला कि 1 महीने में जो निकाल सकते हो इस जमीन में से निकाल लो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसे केस में वो 1 लाख रुपए का जो मैंने पेमेंट कराया वो मेरे लिए क्या है? मेरे लिए एसेट है। मैंने तो 1 महीने का छोटा एग्जांपल लिया, ये तो कई सालों के लिए राइट्स मिलते हैं, एक महीने के लिए नहीं मिलते। तो लेट से 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, तो ऐसे केस में वो मेरे लिए एसेट बन जाता है जिसको मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम राइट ऑफ करता हूँ। तो मेरे लिए क्या है? ये इनटेंजिबल एसेट, ये मेरे लिए राइट है। वो मेरी जमीन मेरी नहीं है, जमीन मुझे वापस करनी पड़ेगी भैया, तो इसलिए मैं लैंड के नाम से नहीं दिखाता, इसको किस नाम से दिखाते हैं? राइट के नाम से। क्लियर हो गया? यस सर। ओके, तो ये कहाँ आएगा फिर? अब जल्दी बताओ। नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट में इंटेंजिबल। वेरी गुड, वेरी गुड। पेटेंट्स। नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। डेबिट बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। शेयर होल्डर्स फंड्स में रिजर्व एंड सरप्लस। आगे बोलो। ये मैंने थोड़ा सा तो नहीं सही बोला है, लेकिन एक इनकम्प्लीट बोला है। डेबिट बैलेंस है मतलब लॉस, तो लॉस के लिए क्या लिखते हैं? शेयर होल्डर फंड। नेगेटिव उसमें हाँ, आएगा। तो कैसे बोलेंगे उसको? शेयर होल्डर फंड हेडिंग है और सब हेडिंग क्या है? रिड्यूस्ड फ्रॉम शेयर, रिड्यूस्ड फ्रॉम रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर है? यस। हाँ जी, आगे। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये तो इजी है। शेयर होल्डर होल्डर्स फंड फंड्स, रिजर्व रिजर्व। एंड सरप्लस। प्रोविजन फॉर टैक्स। सो ये करंट लायबिलिटी में आएगा। हाँ जी, क्या लिखा है? प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन। करंट लायबिलिटीज। हाँ, करंट लायबिलिटीज। आगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन। आगे चलो 21 जल्दी से आप ही बता दो। पब्लिक डिपॉजिट। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स अंडर नॉन करंट लायबिलिटी। वेरी गुड। तो पहले नॉन करंट लायबिलिटी बोलो ना। हेडिंग क्या होगी? नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग। ऑफिस फर्नीचर। ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स अंडर टैंजिबल, अंडर नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स इन ठीक है, चलो। प्रीपेड रेंट। करंट एसेट्स अंडर वो अदर करंट एसेट। ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी। करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी। ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। नॉन करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। करंट एसेट, अदर करंट एसेट। वेरी गुड। चलो अगला भी बताएगी, 22 भी बता दे, 4 ही है। ठीक है। लूज टूल्स। करंट एसेट्स। आगे इतना ही नहीं होगा? करंट एसेट हेडिंग हुई, सब हेडिंग क्या है?